नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तेजी से मोर्चाबंदी हो रही है। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज में यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमायत की, उसके बाद सरकार के मन की बात खुलकर सामने आ गई है। मुस्लिम संगठन इस कानून के विरोध में सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं। वहां बेचैनी और खलबली है, लेकिन मजेदार बात यह है कि आम आदमी पार्टी इसके समर्थन में खड़ी हो गई है। आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि आखिर बखेड़ा किस बात को लेकर। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पहली बार पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच से समान नागरिक संहिता की हिमायत की है। पहली बार पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने के ठोस संकेत दिए। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। और पीएम मोदी के इस बयान पर समान नागरिक संहिता को लेकर तनातनी में और तेजी आ गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा मीटिंग की। ये तय हुआ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ड्राफ्ट तैयार करेगा। ड्राफ्ट में शरीयत की जानकारी दी जाएगी। लॉ कमीशन के सामने बोर्ड अपनी बात रखेगा। बोर्ड अपना ड्राफ्ट भी कमीशन को सौंपेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की खुली हिमायत ने मुस्लिम समुदाय को यह एहसास करने पर मजबूर कर दिया है कि कॉमन सिविल कोड पर केंद्र सरकार का इरादा कितना पुख्ता और मजबूत है। मुस्लिम संगठन को लगने लगा है कि समान नागरिक संहिता के अस्तित्व में लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसके हकीकत बनने में ज्यादा दिन ही बचे हैं। इस राय के बाद लॉ कमीशन की इस राय का इस विषय में ये तसव्वुर करना कि वो हमारी राय के ऊपर कोई फैसला करेगा, ये नहीं हो सकता। कॉमन सिविल कोड पर लॉ कमीशन पहले से एक्शन में है। लॉ कमीशन ने नागरिक कानून को लेकर आम जनता की राय मांगी। सार्वजनिक और धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के भी विचार पूछे गए। अपनी राय देने के लिए कमीशन ने 1 महीने का वक्त दिया है। यानी कि समान नागरिक संहिता के लिए जमीन तैयार हो रही है, सियासी भी और कानूनी भी। और आज तो केंद्र सरकार के लिए एक और खुशखबरी आई। आम आदमी पार्टी ने बाकायदा कॉमन सिविल कोड का समर्थन कर दिया है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम यूसीसी का समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 वो भी ये कहती है कि यूसीसी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कॉमन सिविल कोड की हिमायत के लिए मध्य प्रदेश की चुनावी जमीन चुनी और ये संयोग नहीं, सीधे सीधे प्रयोग है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और कॉमन सिविल कोड पर सियासी प्रयोग का प्रभाव वहाँ सबसे पहले दिखेगा। आज आम जनता के मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान, ये आज जनता के मुद्दे हैं। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? हाँ। चुनाव के पहले यूसीसी की बात करें, अपनी सब बात करें। पार्लियामेंट इलेक्शन में इन मुद्दों का जो भी प्रभाव पड़ेगा। लोकल बॉडी इलेक्शंस में इनका प्रभाव, लोकल बॉडी अर्थात स्टेट लेवल के इलेक्शंस में इनका प्रभाव नहीं के बराबर पड़ने वाला है। कर्नाटक में भी हमने देखा 5 साल या 3.5 साल जो भी उनको मिले थे, हिजाब का देखा, मुस्लिम रिजर्वेशन को हटाते हुए देखा, लेकिन वहां के मतदाताओं ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट नहीं किया। समान नागरिक संहिता के कानूनी शक्ल लेने का रास्ता आसान नहीं होने वाला। धार्मिक विरोध, राजनीतिक विरोध, संसद में गणित का गतिरोध, बहुत सारी बाधाएं हैं। ये आग के वो दरिया हैं जिससे डूब कर जाना होगा, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। 3 तलाक और धारा 370 पर ऐसा दिख चुका है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमैया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। वारिस पठान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर एमएच खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब स्टूडियो में आए हैं, स्वागत है आपका। पूर्व चांसलर है मानू के, जिनके साथ हम चर्चा को आगे लिए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए प्रेम शुक्ला जी, चुनाव आए, एक नया मुद्दा आप लोगों को, जो 9 साल तक रहे, कुछ नहीं किया इस पर। आपने कमेटी बनाई राज्यों में, लेकिन
अब जाकर यूसीसी को आप लोग हवा दे रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आप इससे चुनाव जीतेंगे। राज्यों के भी चुनाव प्रभावित करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भी 24 के चुनाव प्रभावित करेंगे, वरना क्या वजह थी? जैसे अन्य इतने बड़े बड़े कदम आपने उठाए अपने जो मैनिफेस्टो के सुनहरे वादे थे उनमें से, जिसमें अनुच्छेद 370 का हटना था और भी राम मंदिर का निर्माण, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ, वैसे ही इसको भी आप कर सकते थे इन 9 सालों में। जी देखिए अंजना जी, हमारा तो ये मुद्दा जब से जनसंघ का गठन हुआ तब से था। अनुच्छेद 370 में संशोधन और समान नागरिक संहिता हमारा मुद्दा है। हमारे पास जो है, जब संसद में इतनी शक्ति नहीं थी 1998 में जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तब अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता और राम मंदिर निर्माण, इन तीनों मुद्दों को हमने कुछ दिन के लिए स्थगित भी रखा था। 2014 में हमारी सरकार आई, हम अनुच्छेद 370 में संशोधन करने के लिए हमको जो आवश्यक संसदीय बल चाहिए था वो नहीं था, हमने नहीं किया संशोधन। हमने जो है राम मंदिर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने की प्रतीक्षा की। हमको जैसे ही हमारे पास जैसे ही संख्या बल हुआ, हमने अनुच्छेद 370 संशोधित किया। अब जिस मामले को जो है इस देश की संविधान समिति ने यह कहा था अनुच्छेद 44 में कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, नीति निर्देशक तत्वों में था। निश्चित तौर पर इसको लेकर हर किसी के मन में था कि एक माहौल बनाए जाने की आवश्यकता है। स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 के दशक में हुमायूं कबीर के नेतृत्व में जो है समान नागरिक संहिता पर सहमति बनाने के लिए एक समिति का भी गठन किया था। और जब वो समिति की रिपोर्ट आई और समिति की रिपोर्ट सकारात्मक थी इस संदर्भ में, किंतु जैसे ही समिति की रिपोर्ट आई विरोध हुआ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन 1970 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हो गया। सर पहले आज पे आ जाए। हमको अब लगता है कि ये अच्छी बात है, मैं इस बात की प्रशंसा करती हूँ कि आप हिस्टोरिक बैकग्राउंड इसका दे रहे हैं, हिस्टोरिक बैकग्राउंड दे रहे हैं, लेकिन आज पर आते हैं ना, सीधा आरोप आप पर ये है कि एंटी मुस्लिम है ये, इससे आप ध्रुवीकरण का हथियार बना रहे हैं। ध्रुवीकरण का हथियार, उसी पर आ रहा हूँ। आइए। बिल्कुल अंजना जी, उसी पर आ रहा हूं मैं। अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय तो कोई जो है ध्रुवीकरण करने वाली संस्था नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के विविध आदेश इस संदर्भ में है कि हमको समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में भी 2015 और 2019 में इस तरह के आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं। 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस तरह का सवाल खड़ा किया कि आप जो है समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू करते। हमें लगता है समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए। और चुनाव के मौके पर अगर हम ये बात करते हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव में तो जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर अगर चुनाव में बात की जाती है तो क्या गलत है। जनतांत्रिक व्यवस्था में जनता का जनादेश प्राप्त होना चाहिए। हमको जैसे ही हमारे पास इस प्रकार की शक्ति आएगी हम करेंगे। विविध राज्यों में भी हमने इस पर समितियों का गठन किया है, क्योंकि यह विषय जो है समवर्ती सूची में संविधान के है, इसलिए राज्य सरकारें भी जो है समान नागरिक संहिता लागू कर सकती है। 1965 से जो है ये गोवा में लागू है और गोवा में तो किसी प्रकार का भेदभाव और कोई ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है कि आज ऐसे बहुत सारे, मैं अपने मुस्लिम मित्रों को जानता हूं जिन्होंने अपना विवाह गोवा में जाकर रजिस्टर किया ताकि वो बहुविवाह उनके परिवार में ना हो सके। तो अगर गोवा में इस्लाम खतरे में नहीं आता है, समान नागरिक संहिता जहां पर लागू है वहां विवाह करने से, वहां गोद लेने का अगर उनको अधिकार प्राप्त होता है, तो ये जो है कैसे जो है इनके धार्मिक अधिकार कैसे खतरे में आ जाते हैं। यही से सुमैया राणा से मेरा सवाल है। सुमैया जी, वो कह रहे हैं कि अगर गोवा में इस्लाम खतरे में नहीं आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वहां पर, तो फिर पूरे देश में कैसे खतरे में आ जाता है इस्लाम यूसीसी से? प्रेम शुक्ला जी की दिक्कत ये है अंजना जी कि उनको जानकारी कम है थोड़ी इस्लाम के बारे में, थोड़ी सी बढ़ाएं। सबसे पहली चीज तो ये कि इस्लाम में बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं खुद भी बिलोंग करती हूँ मुस्लिम कम्युनिटी से, इसलिए मुझे मालूम है कुछ चीजें जो हैं जिन पे बदलाव किसी भी किस्म पे मान्य नहीं होगा देश में रहने वाले किसी भी कोने में। आपको सनातन के बारे में जानकारी रखना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। गोवा की बात आप करते हैं, आप पूरे देश की बात। प्रेम शुक्ला जी, मुझे बोल लेने दीजिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोल लूं थोड़ा सा। बोलिए बोलिए बोलिए। देश का संविधान आपने मेरे अज्ञान पर प्रश्न चिन्ह किया, इसलिए परिपूर्ण संविधान है और मुझे संविधान जानना आवश्यक है, कुरान जानना आवश्यक नहीं है। एग्जैक्टली यही मैं अब बोलना चाह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनको संविधान में सारी खामियां दिखाई दे रही हैं,
जो कि संविधान जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को सौंपा था, और वो संविधान अपने आप में एक परिपूर्ण संविधान है, और इसके ऊपर बदलाव और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके बनाए हुए संविधान पर प्रश्न चिन्ह भी है और उनका अपमान भी है। देश में खूबसूरत संविधान है, देश में रहने वाले हर व्यक्ति, हर जाति और धर्म के लोगों को बराबर का सम्मान दिया गया है, बराबर का हक दिया गया है, अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों का हनन करना किसी के भी उसमें नहीं है, हित में भी नहीं है, और किसी भी पार्टी को, चाहे वो सत्ता में हो ना हो, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई अधिकार नहीं है। रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड के तरफदारी करने की, पूरी तरीके से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होगा। उनको भी मालूम है कि अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो संविधान में क्या है, और उनसे उन लोगों को वंचित करने की एक पूरी सोची समझी साजिश है, और जिसको इन्होंने अपने और तुर्क के इक्को की तरह ये चुनाव से पहले इस्तेमाल करते आए हैं, और इन्होंने फिर एक हथकंडा इस्तेमाल किया है कि इनको मुख्य जो मुद्दे हैं देश की जनता से जुड़े हुए, उनको हटा के और वलगलाना। अब मैं आपसे अंजना जी पूछती हूँ, ये कह रहे थे कि जब हम उस इंतजार कर रहे थे कि हमारे पास पावर आए और हम इसको लागू करें। आप तो बहुत सालों से सत्ता में हैं, कितनों को नौकरी दे दी, क्या ये भी आपके पास पावर में नहीं थे? आपके पास इसका भी वो नहीं था, ताकत थी कि आप किसी को नौकरी देते थे? बताएंगे कितने लोगों को नौकरी दी गई है अभी तक? क्यों बेरोजगारी देश में बढ़ रही है? क्यों जीडीपी का हाल ये है? किस तरीके से कितनों को रोजगार मिल गया? ठीक है, क्या किया आपने महिलाओं के साथ? इस पर मैं उनसे पूछूंगी सवाल, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर गोवा में जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वहां पर इस्लाम खतरे में नहीं पड़ रहा, वहां पर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स के लिए, तो अन्य हिस्सों में देश के क्यों हो जाएगा यूसीसी लागू होने पर? स्पेसिफिक सवाल है मैडम। देखिए अंजना जी, गोवा एक बहुत छोटा सा राज्य है, और पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस रेशियो में हैं लोग, और मुझे नहीं पता कि किस सेंसस में वहाँ के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। लेकिन अराउंड इंडिया, अपने देश में अगर बात करें, और हाईली डेंस जो पॉपुलेशन है जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी की, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे इसका थोड़ा सा भी इसकी एक्सेप्टेंस हो पाएगी, और कुछ चीजों को तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और खाली अल्पसंख्यकों और मुसलमानों की क्यों बात कर रहे हैं? इस देश में सबरीमाला भी हुआ था, आपने देखा। इस देश में बहुत विविध किस्म के धर्म हैं, जातियां हैं, वो इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे ये मुझे नहीं पता। ठीक है, फिरोज साहब आपसे सहमत नहीं है, उनका कहना है कि ये मुस्लिम्स को टारगेट करने, क्या है एंटी मुस्लिम है यूसीसी? स्पष्ट सवाल, सीधा जवाब दीजिए। इसके बाद आ रही हूँ वारिस साहब। मैं सीधी बात करूंगा आपसे अंजना जी। मैंने अपनी छोटी बहन सुमैया को सुना, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, अव्वल तो उसका ड्राफ्ट नहीं आया, गाड़ी आई नहीं है प्लेटफॉर्म पे, उससे पहले कह रहे हैं इसमें गद्दियां नहीं है, इसमें पानी नहीं है, इसमें पंखे नहीं है, आने तो दीजिए। और ये मैं बबांगे दहल कहता हूँ, जितने भी मेरे मुस्लिम भाई मुझे सुन पा रहे हैं, मैं भी एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ सुमैया आपकी तरह, और जो करोड़ों अरबों लोग इसको देख रहे हैं प्रोग्राम को हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद कोई भी आंच नहीं आने वाली इस्लाम के या किसी भी दूसरे धर्म का जो प्रैक्टिसिंग टेनेट है। ये खामखाई का एक वो बना दिया गया है बवंडर के इलेक्शन से पहले। अरे हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें पूरे 5 साल हर तरह के इलेक्शन होते हैं, हर चीज को ठीक फोड़ दिया जाता है। बीच में ना बोलिए, आपको मौका मिलेगा। बहन ने आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज डोंट डू दैट। एक तो मैंने बता दिया कि इस्लाम पे कहीं से कहीं तक कोई हर्फ इसमें आने वाला नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि मोदी जी ने जो हमारे, वाकई में मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं, वजीर आजम हैं, उनको दुनिया में क्या मकाम मिले आप जानती हैं। उन्होंने बड़ा सही रोजमर्रा की भाषा में समझाया, एक फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं, एक को आप 20 रुपए वाली जो है वो चॉकलेट आइसक्रीम दे दें, दूसरे को 5 रुपए वाली कैंडी दे दें, तो झगड़ा फसाद होगा, नाचाकी होगी। लिहाजा बराबर होना चाहिए कानून। और सबसे ज्यादा मुसीबत खवातीन को होती है इसमें। आप खुद एक खातून है और बहुत सी खवातीन मुझे सुन रही होंगी। देखिए, अगर वो बच्चा गोद लेना चाहे नहीं ले सकती, बड़े मसाइल हैं। खैर चलो, ट्रिपल तलाक तो चली गई, शुक्रिया कि यहाँ नहीं है, लेकिन फिर दूसरी तलाक है, तो तलाक किसी भी तलाक की बिद्दत ही गई है ना, तलाक बिदत गई है, तलाक हसना भी है। अभी भी सिर्फ ये डिफरेंस है इसमें, तलाक बिदत तो एक सिटिंग में 3 सेकंड में दे देते हैं, तलाक करके, और तलाक हसन में सिर्फ 1 महीने का है, प्रैक्टिस सेम। तो ये चीजें जानी चाहिए। आप निकाह करते हैं तलाक देने के लिए थोड़ी करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी अपॉन
हिंद, आपके नजदीक तलाक सबसे खराब और खबीस चीज थी, और अल्लाह के बारे में ये कहा जाता है जब कोई तलाक देता है अपनी बीवी को तो आसमान कांप जाता है, पहाड़ जो है कांप जाते हैं, तो उससे बचना चाहिए। इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। ये खवातीन के लिए है बेसिकली। खवातीन को जिस तरीके से दबाया जाता है, इस्लाम में भी नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी, वहां अगर खवातीन तलाक लेना चाहे नहीं ले सकती। तो ये एक बड़ा अच्छा कानून है सबके फेवर में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। हिंदुस्तान का जो कानून है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, दुनिया का सबसे बड़ा कानून है, सबसे अच्छा कानून है, बावजूद इसके इसमें कुछ कमियां हैं। और एक सेकंड बस, सिर्फ 2 सेकंड। और आखिर में कहना चाहूंगा, मोदी जी से मुझे शिकायत है, उन जैसा दमदार, दिलदार, वजादार, वफादार, कामदार, जानदार, शानदार, अबवाल ईमानदार वजीर आजम नहीं आए, लेकिन ये उनका ढीलापन है कि अपने 5 साल में इस UCC को नहीं लाए। मेरे दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन उनसे मुझे शिकायत है। और अगर ये लेके आ रहे हैं, ये बीजेपी नहीं थोप रही है, ये तो कानून है, ड्राफ्ट भेजा जाएगा, आप भी उसमें राय देंगी, सारे मुसलमान हिंदू राय देंगे, तब ये ड्राफ्ट बन भी गया, उसको भेजा जाएगा, तब जाके लागू होगा। बीजेपी या मोदी इसको नहीं थोप रहे हैं। ठीक है सुमैया जी, उस पर मैं एक जवाब चाहती हूँ, जिसके बाद मैं वारिस साहब के पास जाऊंगी। क्या आपको नहीं लगता कि सबसे ज्यादा तो मुस्लिम महिलाओं को इससे फायदा होगा, चाहे तलाक की बात हो या फिर एक से ज्यादा शादियां? क्योंकि कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें लोग इस्लाम कबूल करके एक से ज्यादा शादियां कर लेते हैं, उस पर अगर पूर्ण विराम लगता है, आपको नहीं लगता है कि मुस्लिम महिलाओं को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा? चांद और फिजा की शादी जो हुई थी, आपको याद है हरियाणा में, वो भी इसका एग्जाम्पल है। मुस्लिम महिलाओं की अंजना जी, आप जब मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करती हैं, 3 तलाक और 4 शादियों की बात होती है, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, जिस देश में खुले दिल से लिव इन रिलेशनशिप्स का बहुत जोरदार स्वागत किया गया हो, वहाँ पे शादियों को लेकर प्रोपेगेंडा बनाना जिसमें हक दिया जाएगा। आप पोस्ट चेंज मत करिए बहन मेरी, टॉपिक पे आइए। 1 मिनट प्लीज, आप मेरे बीच में मत बोलिए। Who are you to interrupt me? मैं अपनी बात रख रही हूँ ना, अंजना जी के सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ। मैं आपसे बड़ा हूँ, सुमैया जी बोलिए प्लीज। ठीक है सुमैया जी। लिव इन रिलेशनशिप को जहाँ पे स्वागत होता है, वहाँ पे मुसलमानों की 4 शादियों पे सवाल उठाया जाता है। लिव इन रिलेशनशिप और मल्टीपल मैरिज होनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्ट्रास्ट में 4 शादियां जायज करना चाह रही हैं। अलग कैसे है, अलग कैसे है, उसमें भी 2 लोग एक जगह रह रहे हैं। हाँ देखिए, जहां जो शरीयत का जो अहकाम है, उससे कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान उसमें अगर इस्लाम में रहना चाहेगा तो जाहिर सी बात है उसको शरीयत पे अमल करना पड़ेगा। कुरान में कहीं नहीं लिखा कि यहाँ पर बैठे पैनलिस्ट जो हैं हमारे, उनकी अपनी इंडिविजुअल राय हो सकती है, किसी का कसीदा पढ़ने की अपनी एक आदत हो सकती है, वो एक अलग डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर फैक्ट्स पे बात की जाएगी तो फैक्ट्स पे बात है क्या सबसे पहली चीज कि तलाक इस्लाम में शरीयत का हिस्सा है, लेकिन देश में रहने वाले तमाम ऐसे खासकर नॉन मुस्लिम जिनके धर्म में तलाक जैसी चीज नहीं थी, उन्होंने तलाक को क्यों फॉलो किया कि उनमें तलाकें नहीं होती हैं, और रेशियो देखा जाए तो तलाकें उनमें ज्यादा साड़ी पहन ली, किसी मॉल में चली गई, नमक ज्यादा हो गया खाने में, तलाक दे दी, ये कोई तरीका थोड़ी है। आपको बीच में बोलने की बीमारी है क्या? आपको बीच में बोलने की बीमारी है क्या? अभी आप तो बड़ा तड़पड़ा गए थे, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए, लेकिन मुझे मेरी बात को कंप्लीट कर लेने दीजिए प्लीज। तो आप ये कह रही हैं कि महिलाओं का हक सुरक्षित है शरीयत के अंदर। हाँ, आप ये कह रही हैं कि मल्टीपल मैरिज यानी एक से ज्यादा शादियां इसलिए अच्छा है क्योंकि वो क्या, आप क्या कहना चाह रही हैं? लिव इन रिलेशनशिप से जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो वो ज्यादा, मैंने अच्छा नहीं कहा, जरूरत देखिए बिल्कुल, अगर आप इस्लाम को सही से पढ़ेंगी तो आपको वो मल्टीपल शादियों का भी हिसाब समझ में आ जाएगा कि वो किन सिचुएशंस में थी, क्या सिचुएशंस थी उस वक्त में जब मल्टीपल शादियों की इजाजत हुई थी। उसके अलावा उन शादियों के करने के बाद क्या मुश्किलात होती हैं जो जल्दी जो इंसान पूरी नहीं कर सकता हो, उसको भी जरूर मतलब हक ही नहीं है कि वो 2 शादियां कर सके। 2 शादियों करने का मतलब यह है कि आपको पूरा बराबरी का हिस्सा देना है, बराबर कोई भी उनके बीच भेदभाव नहीं करना है, और अगर ये मुमकिन ना हो तो 2 शादी नहीं कर सकता। ये बात सही कह रही हैं। ये है, लेकिन अब लोग उसको किसी भी तरीके से अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट कर लेते हैं। ईगो लेवल पे 2 औरतों को एक मर्द के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, ये बात सही है आपकी। अच्छा, आप बीच में इतना बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। प्लीज बीच में मत बोलिए। आप बोल क्यों रहे हैं इतना? भाई आप जो बात कह रही हैं, मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि 4 शादियों वाली बात, कितने मुसलमान हैं 4 शादी करते हैं।
ठीक है, वो मुझसे सवाल करेंगी, मैं उनका जवाब दूंगी। हाँ, प्लीज बीच में ना बोले। वारिस साहब आप तो अपना ही एंगल ले आए, क्योंकि आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो अन्य क्षेत्रीय दलों को नहीं आपको वोट दे। आप यूसीसी को ओवैसी साहब, माननीय ओवैसी साहब, हिंदू कोड कह रहे हैं। क्या मतलब है इसका? अगर महिलाओं को उनका अधिकार मिले, एक पुरुष को एक से ज्यादा शादी करने का अधिकार अगर इस्लाम में है और वो खत्म हो जाएगा, तो इसमें क्या बुराई है सर? नहीं, देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात यूसीसी लाने की जरूरत क्या है? 70 साल से ज्यादा साल हो गए, हमारे पास संविधान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ, उसके हिसाब से देश चल रहा है। उसके अंदर आर्टिकल 29 है जो प्लुरलिज्म और डिवर्सिटी की बात करता है, तो ये लोग लाके तो उसको खत्म करना चाहते हैं। आर्टिकल 44 क्या कहता है काबिल वकील? शैल वर्ड है उसके अंदर। लॉ कमीशन ने 2018 में क्यों बोल दिया था कि यूसीसी की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर भी चर्चा होगा। आप सुनिए ये सब क्या हो रहा है, मतलब आफ्टर इफेक्ट है मोदी जी के यूनाइटेड स्टेट्स की दौरे का। वहां पर उनको सवाल कर दिया सबरीना ने कि अरे आपके देश के अंदर तो इस तरह माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, डेमोक्रेसी का क्या हो रहा है? बराक ओबामा ने इतना बड़ा इंटरव्यू लिख के दे दिया कि वहां पे एथनिक माइनॉरिटी और माइनॉरिटी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, अगर उसको नहीं संभाला तो इंडिया कोलैप्स हो सकता है। तो ये उसका आफ्टर इफेक्ट आते ही मोदी जी ने नड्डा जी को देश में क्या चल रहा है उन्होंने बता दिया, ये सब हो रहा है। अब बात नंबर 2, हिंदू सिविल का वो तो कोई नहीं। सुनिए फिरोज भाई, आप बोल रहे थे, मैं बहुत खामोशी के साथ सुन रहा था। फिरोज भाई, आपने चिंता जताई मुसलमान औरतों के बारे में, आप मेरे बड़े भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर मैं आपको कहूंगा बुरा मत मानना, आप तो खुद गरज निकले। खाली मुसलमान औरतों की आप चिंता कर रहे हो। अरे 20 लाख से ज्यादा हमारी हिंदू बहनें 20 लाख से ज्यादा वृंदावन में है, जिनको उनके आदमियों ने छोड़ दिया, अबंडन कर दिया। उनके लिए क्यों तुम कुछ नहीं बोलते फिरोज भाई? जरा बोलिए उनके बारे में भी। बात नंबर 3, अगर ये यूसीसी लाएंगे तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का आप क्या करेंगे? एचयूएफ का, जिसकी वजह से 3000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का नुकसान हो रहा है देश में। बात नंबर 3, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे आप? अब अंजना जी, मुझे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक एप्पल का बगान खरीदना है, एप्पल ऑर्चर्ड, मैं नहीं खरीद सकता। ये मुल्क ना शरिया से चलेगा, बात नंबर 3, गुजरात के अंदर एक कानून है, अगर वारिस पठान चाहे कि मुझे वहां पर गुजरात में एक घर लेना है हिंदू एरिया में, मुझे नहीं मिल सकता वहां पर, तो किस तरह का यूसीसी लाके करेंगे? तो ट्रिपल तलाक, उसके बाद पासमानदा मुसलमान, यूसीसी सब लाके सिर्फ पोलराइज किया जा रहा है। क्या आपको तो बहुत बोल रहे हैं ये यूसीसी एंटी संविधान है, एंटी मुस्लिम है, ये हिंदू सिविल कोड लाने की तैयारी हो रही है, हिंदू सिविल कोड लाने की तैयारी हो रही है। जवाब तो दे रहा हूं मैं तो बैठ के, एक पुरुष हिंदू सिविल कोड लाने की तैयारी हो रही है। ज्यादा शादी करने की इजाजत ना मिले, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये लोग बार बार बोलते हैं ना कि 4 शादी कर लेते मुसलमान, मुझे आंकड़े बता दो कितने। लेकिन मैं कुछ मेरे हिंदू दोस्तों को भी जानता हूं, क्या राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में क्या हो, इशारों को अगर समझो, राज को राज ही रहे दो। 4 नहीं 5 6 के साथ उन लोग रह रहे, क्या करेंगे उन लोगों का? क्या कर सकते हैं? एक फिल्म स्टार ने अपना नाम बदल के शादी कर लिया, दूसरी क्या करेंगे? उसका भी एनिवर्सरी भी बना रहे थे वो। तो ऐसे तो बहुत सारे वाकये है, मगर मोदी जी को मुसलमान बेटियों की इतनी फिक्र है, वो हिजाब पहन के हमारी बच्चे को पढ़ने जाने नहीं दिया। 700 लड़कियां एग्जाम नहीं दे सकी, नहीं कर। अरे भाई कौन करता है बताओ, आंकड़े तो बताओ, उनको फिगर तो बताओ किसने किया है। अरे भक्त साहब आपके पास कोई आंकड़ा है तो बताओ, कितने मुसलमानों ने 4 कर दिया? अरे आपके सामने मुसलमान बैठा है वारिस पठान, मैंने तो नहीं किया भाई। एक अरे भाई एक ही से संभलना भारी पड़ जाता है, 4 कैसे करेगा आदमी? खाने पीने के वांदे बच्चों के दूसरे 4 शादी करेंगे। ये इल्जाम लगाकर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है, जिसमें फिरोज भाई आप हेल्प कर रहे हो। नहीं बताओ ना मेरे को, दया भागा थोड़े से जाएंगे, देखिए लॉ कमीशन ने सबको मुसलमानों की बात की मोदी जी ने आपके दूसरे सुनिए। अरे पासमानदा मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो रहा है, उसका क्या होगा? अखलाक अंसारी, जुनैद, सबको मार दिया मॉब लिंच करके, उसके बारे में क्या बोलेंगे? उनके घर को बुलडोजर से उड़ा दिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? हर आए दिन जेएसआर के नाम से, कभी गाय के नाम पे काट दिया था। अरे कल मीरा रोड में एक लड़का खाली घर में गाय बकरा लेके चला गया, बच्चों को दिखाने, पूरा का पूरा सोसाइटी नीचे उतारा के आ गया, और मोदी जी बात करते हैं वहां पे हमारे यहाँ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। कहां चले गए? बंबई में, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। अब क्या करेंगे इसका डेमोक्रेसी का? बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। इसलिए अंजना जी बोलता आफ्टर इफेक्ट शॉक बहुत भारी पड़ा मोदी जी को।
वो तो वहां भी बोलने को फड़फड़ा रहे थे, यहां भी घबरा रहे हैं। बताओ मुझे खरीदना है हिमाचल प्रदेश में ऑर्चर्ड, क्या मैं खरीद सकता हूं? कानून का क्या करेंगे? गुजरात में मुझे जाकर एक हिंदू के एरिया के अंदर घर लेना है, चलो बताइए, मैं नहीं ले सकता, उस कानून का आप क्या करेंगे? अरे आपके पास कोई तर्क कुछ है नहीं, घाई घाई में फैसला लेने से 2000 की नोटबंदी का जो हुआ था ना, बंद कर दिया था, फिर वापिस करना पड़ा। जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे खान साहब के पास सारे के सारे लफड़े होते हैं घाई घाई में फैसले लेने के चक्कर में। ये नहीं लेना चाहिए अंजना जी। मेरा सवाल साफ है कि आर्टिकल 29 का आप क्या करेंगे? जो फंडामेंटल राइट है। आज मुंबई से लाइव कर रहे हैं क्या? हाँ, कहीं किसी फिल्म स्टूडियो में तो नहीं बैठ गए? मुंबई में बैठा हूं ना अंजना जी, तो घर है। फिल्म स्टूडियो में तो नहीं बैठे हैं आज? थोड़ा ज्यादा मुझे डायलॉग डिलीवरी एकदम मतलब मुझे बहुत अच्छी कर रहे हैं। चले ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। वो कह रहे हैं ऐसे ही अल्पसंख्यकों के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वो आप रोकते नहीं है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं, वो सीधा एंटी मुस्लिम कह रहे हैं। जी देखिए, झूठ कैसे बोलते हैं? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को उद्धृत करके कह रहे हैं कि यूसीसी के विरोध में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे, जबकि संविधान सभा के बहस में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यूसीसी का सपोर्ट किया था। ये रिकॉर्ड पर, और कृपा करके संविधान सभा की बहस को पढ़ लीजिए। एक बात। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मीरा रोड की एक सोसाइटी में लोग बकरा लेकर चले आए, लोग विरोध किया। अब मुझे बताइए कि मैं किसी मुस्लिम सोसाइटी में एक सुअर लेके चले जाऊं तो वहां विरोध होगा कि नहीं होगा? अगर कोई जो है बकरा जो है वहां काटने की चीज नहीं है, बकरा पालने के लिए सोसाइटी नहीं है, तो वहां की सोसाइटी के लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करना। हाँ, किसी ने गैर कानूनी मार्ग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरे 2 दिन के लिए लाया था बकरा घर किसी भी मुस्लिम सोसाइटी में जहां सुअर ले जाना प्रतिबंधित है, मैं लेके जा सकता हूँ क्या? सुअर नहीं ले जा सकता ना, और ले जाऊंगा तो इसका मतलब है कि मैं जो है वहां लोगों को लड़ाना चाहता हूँ। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप अनायास डिस्क्रिमिनेशन की जो है दुहाई देते बैठते हैं। एक बार में एक व्यक्ति बोले, प्लीज मिस्टर पठान। क्या हो रहा था? इमेज खान साहब, डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की हम बात कर रहे हैं। हम तो लैंगिक भेदभाव जो है उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हिंदू महिलाओं को अधिकार है, मुस्लिम महिलाओं को वही अधिकार होना चाहिए। उनको जो है प्रॉपर्टी में वही अधिकार होना चाहिए, उनको गोद लेने का उसी तरह का अधिकार होना चाहिए, उनको बहुविवाह से मुक्ति होनी चाहिए। तो ये अधिकार की अगर बात हम सशक्त करने की बात करते हैं, और वारिस भाई आप कितनी बार ट्रिपल तलाक के विरोध में कहते थे कि एंटी इस्लामिक है, जबकि जो है एंटी इस्लामिक नहीं था। ट्रिपल तलाक 70 से अधिक देशों में, 50 से अधिक मुस्लिम देशों में जो है, जैसे कल आदरणीय मोदी जी ने बताया कि इजिप्ट में 80 साल पहले जो है वो ट्रिपल तलाक प्रतिबंधित कर दिया गया था। बहुत सारे मुस्लिम देशों में जो है 4 विवाह प्रतिबंधित है, लेकिन आप जो है उसको यहाँ लाना चाहते हैं। ठीक है, मैं खान साहब से इस पर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे लिए जुड़ रहे। कांग्रेस के लिए यूसीसी मुद्दा है, एक सेकेंड, कांग्रेस के लिए यूसीसी मुद्दा है या नहीं है सलमान साहब? और अगर है तो समर्थन करते हैं या आप इसका विरोध करते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों? सलमान जी। हम नहीं जानते हैं कि यूसीसी क्या है, हम नहीं जानते हैं। यूसीसी एक कल्पना है। यूसीसी का उल्लेख किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उल्लेख है, और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कभी इसकी चर्चा भी की है। लेकिन यूसीसी का क्या प्रारूप है, यूसीसी के क्या डिटेल्स है, यूसीसी का क्या प्रभाव पड़ेगा, यूसीसी का हर वर्ग पे इस देश में, और उसमें सिर्फ एक कोई विशेष वर्ग नहीं है, जितने लोग हैं इस देश में उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसमें के बहुसंख्यक लोग भी हैं, हिंदू धर्म से संबंधित लोग भी हैं। इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे क्या सोचा है सरकार ने? अगर इस बात को स्पष्ट करेंगे तभी हम अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। जी, अभी तो प्रारूप आना बाकी है। आप कह रहे हैं कि अभी ये मुद्दा नहीं है यूसीसी क्या है, लेकिन आखिर लोग इससे अब कनेक्ट कर रहे हैं, लोग इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका जिक्र कर दिया है। कमलनाथ अभी कह रहे थे कि लोग जानते नहीं है यूसीसी के बारे में, लेकिन अब लोग जान रहे हैं। ऐसे में अगर ये मुद्दा आगे बढ़ता है तो फिर आपकी सोच क्या है? कोई बड़ा मुद्दा नहीं बना है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं बना है। अभी तक आप 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले कह रहे थे कि बजरंग बली का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कर्नाटक में। चुनाव हार गए भारतीय जनता पार्टी वाले। हमको बड़ा खेद है इस बात का कि उन्होंने बजरंग बली का नाम चुनाव में लिया। बजरंग बली से बहुत लोग बजरंग बली के काम में समर्पित हैं। हिंदू धर्म के लोग सभी पार्टियों में हैं।
तो इसलिए वो किसी का नाम लें और हम उसको मान लें कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हमको स्वीकार नहीं है। यूसीसी का कहीं कोई, यूसीसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इस देश में समझदार लोग हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं ये तो पूछेगा कि यूसीसी का क्या मतलब है, यूसीसी से मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताएं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद लोग स्वीकार करें तो कुछ और बात होती है, और बिना जाने लोग स्वीकार करेंगे ऐसा हमें नहीं लगता। क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता है कि देश में हर मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होना चाहिए? सिंपल सवाल। हर मजहब के लोगों में अलग अलग मजहब क्यों हैं? एक ही मजहब होना चाहिए, एक ही भाषा। कानून छोड़िए ना, एक ही भाषा होनी चाहिए, एक ही खान पान होना चाहिए, बात कानून की हो रही है। एक ही अंतिम संस्कार का जो भी प्रथा है वो होनी चाहिए। कुछ लोग दफनाए जाते हैं, कुछ लोगों का क्रियाक्रम होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है इस देश में? HUF इस देश में एक ही धर्म के लिए क्यों है? वक्फ सिर्फ एक ही धर्म के लिए है, वक्फ और औलाद सिर्फ एक ही धर्म के लिए है। तो क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा इस देश में? इसलिए इस देश में ऐसा है कि विभिन्न किस्म के लोग, विभिन्न सोच के लोग इस देश में इकट्ठे होकर इस देश को एक गुलदस्ते समान अपने आप को इससे समर्पित करे हुए हैं और इसे अपनी माँ की गोद मानते हैं, अपना देश मानते हैं। जी, लेकिन सलमान साहब, बीजेपी से मुद्दा बना रही है, और अगर 24 के लिए मुख्य मुद्दा बीजेपी बनाती है, सियासी रूप से ही सही, कांग्रेस कैसे काउंटर करेगी? तो बताएं कैसे काउंटर करेंगे? जब हम किसी का मुद्दा सुनते हैं और जब उसको वो आकर अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं, तो हमको जो कहना चाहिए वो हम कहते हैं। हम पहले से क्यों कह दें कि हम फलां चीज का विरोध करेंगे? हम पहले से क्यों कह दें? हमको विरोध करने की आवश्यकता होगी तो हम विरोध करेंगे, समर्थन देने की आवश्यकता होगी तो हम समर्थन देंगे। आज हम ये कह रहे हैं कि हमारी समझ जितनी है, मोदी जी की समझ ज्यादा हो, हमारी समझ जितनी है वो हमको ये बताती है कि संविधान में इस चीज की गुंजाइश नहीं है। ये हमारी समझ बताती है। आर्टिकल 25 पढ़ लीजिए और आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ लीजिए। आर्टिकल 25 में अपने धार्मिक प्रथा पर चलने का अधिकार और वर्शिप करने का अधिकार आर्टिकल 25 में दिया गया है। क्या इसको आप किसी और प्रावधान के माध्यम से इसको समाप्त कर सकते हैं? क्या फंडामेंटल राइट्स समाप्त किए जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एक शोषे से काम नहीं चलेगा। जी, उसी संविधान में आर्टिकल 44 भी है। आप वकील हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि पर्सनल लॉ न्यायपालिका का बोझ बढ़ाता है? नहीं, क्यों बना हुआ है? पर्सनल लॉ बोझ बना हुआ है, पॉपुलेशन बोझ बनी हुई है, लोगों की अलग अलग सोच बोझ बना हुआ है, सेडिशन लॉ बोझ बना हुआ है। तो ऐसे तो आप किसी चीज को भी बोझ बना दें, लेकिन न्यायपालिका पे छोड़िए ना, न्यायपालिका अपना निर्णय लेगी। न्यायपालिका ने अगर पहली दफा इस देश में ये कहा कि LGBTQ के जो लोग हैं, जिनकी अपने पर्सनल सोच जो है वो औरों से अलग है, उनके भी अधिकार हैं इस देश में। डिग्निटी की बात करी, ऑटोनॉमी की बात करी। जस्टिस जो पुत्तस्वामी वाला केस है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का भी फैसला किया। तो सुप्रीम कोर्ट तो सब फैसले करता है, सुप्रीम कोर्ट का ये काम है। और सुप्रीम कोर्ट जो और लोग अपनी आपस में आम सहमति नहीं बना पाते हैं और उस चीज को एक कॉन्फ्रंटेशन में परिवर्तित कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें रास्ता निकालता है और जिसका जो अधिकार है उसको स्पष्ट करता है। आम आदमी पार्टी, देखिए आप माने ना माने, लेकिन हिंदू जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति है वो अब इस देश में लगभग 2 चुनावों से स्थापित हो गई है। तमाम पार्टियां जो पहले कतराती भी थी वो अब जमकर हिंदू धर्म मना रही हैं और हर कोई ये साबित करने में लगा हुआ है कि कौन बड़ा हिंदू है। आम आदमी पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर यूसीसी का समर्थन कर दिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि वो आपके लिए एक चैलेंज है। पंजाब में आपकी सरकार उखाड़ फेंकी, दिल्ली में आपकी सरकार उखाड़ फेंकी। मेरा कोई रिएक्शन नहीं। आम आदमी पार्टी एक अलग पार्टी है ना, तो उनको क्या करने का अधिकार है, क्या वो सही समझते हैं, क्या सही नहीं समझते हैं, इसका फैसला वो करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से इसको का स्वागत करते हैं। तो सिद्धांत कौन सा है वो हमें भी बता दें। किस सिद्धांत को लेकर उन्होंने इसको समर्थन दिया है, क्या सिद्धांत है, और अगर वो सिद्धांत स्पष्ट करेंगे तो हम उस पर तब अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन इसलिए कि उन्होंने कोई शब्द का उपयोग किया है तो इसलिए हम उनका विरोध करें, ऐसा नहीं होगा। जब वो बताएंगे, जब स्पष्ट करेंगे, तब हम उस पर विचार करेंगे और फिर विचार करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे।
धन्यवाद आपका सलमान खुर्शीद साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे तमाम सवालों का यूसीसी पर जवाब देने के लिए। हालांकि औपचारिक रूप से अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी इस बहस से भी अपने आप को अलग रख रही है, खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन सलमान साहब ने लगभग साफ कर दिया कि वो इंतजार कर रहे हैं, एक प्रारूप इसका है, उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से इस पर अपनी बात कहेगी। खान साहब, देरी से आपके पास आ रही हूं, लेकिन सवाल यह है कि बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं, बहुविवाह जैसी चीजें अगर खत्म हो जाती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से, आपको नहीं लगता महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा? स्वागत करते हैं। नहीं, बात तो सही आपकी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि विरोध कौन कर रहा है? इसमें विरोध पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड एक दुकान है जो मुसलमानों के नाम पे चलाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना उसका कोई माने है। वो जो मर्जी आए बोलते हैं, जो मर्जी आए कहते हैं। सवाल इस बात का है 3 तलाक, अभी देखिए हमको एतराज इस बात का हो रहा है, आपके चैनल पर चल रहा है कि बीजेपी ने राम मंदिर का सपना पूरा किया। बीजेपी ने कैसे सपना पूरा किया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके वहां पर ट्रस्ट बनाने का काम किया, तो बीजेपी उसमें कहां से आती है? आपने मुझे सुना ही नहीं। कौन लोग थे? और ये पट्टी क्यों चलती है आपके चैनल पर? नहीं, पट्टी नहीं चल रही है। 3 तलाक का तो मैं मानता हूं, लेकिन राम मंदिर के नाम पर अगर आप कहते हैं सपना पूरा किया, एक ईंट रखा हो आपने तो बताइए। ये नहीं है यूसीसी का मतलब। ये अनुच्छेद 44 को हम मानते हैं और किसी भी धर्म की महिलाओं के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो हम उसकी खिलाफत करते हैं। तो खान साहब, आप स्वागत कर रहे हैं, को कह सकते हैं समान नागरिक संहिता का, यानी हर मजहब के, अभी वो पब्लिक डोमेन में आएगा, हर मजहब के नागरिक के लिए आएगा, समान कानून करेंगे कि क्या हमको करना है, क्या नहीं करना। हर नागरिक के लिए समान कानून हो, इसका आप स्वागत करते हैं? बिल्कुल स्वागत करता हूं, बिल्कुल स्वागत करता हूं, क्यों नहीं। इस्लाम में कहा गया है, अंजना जी सुन लीजिए, इस्लाम में कहा गया है कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश के कानून को तुमको मानना है। ये इस्लाम कह रहा है कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश को कानून मानना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री ला रहे हैं कानून और वो पास हो जाता है तो उसको मानना बाध्य है, हमको मानना पड़ेगा। कैसे नहीं मानेंगे? सुमैया जी, आप विरोध किस ब्याज का करेंगे? सुमैया जी, बहुविवाह पर मैंने उनसे प्रश्न किया था और वो कह रहे 3 तलाक कहने वाली बात जो आई, उस पर भी मैं कहना चाहता हूँ क्या कि एक मर्तबे में 100 बार कह दीजिए तलाक 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 तलाक, नहीं होगा तलाक, बिल्कुल नहीं होगा तलाक। किसने कह दिया 3 मरतबे कहने से तलाक हो जाएगा? साबित करिए कुरान हदीस से कि 3 मरतबे कहने से तलाक हो जाता है। ये झूठा नाटक है, ये महिलाओं को त्रस्त करने की वाली बात है। नमक कम हो गया तो तलाक, रोटी कच्ची हो गई तो तलाक, ये क्या मसला है? ये दीन के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। ये सब बातें राजनीतिक लोग उठाते हैं वोट पाने के लिए। ये दीन का मसला और रामायण का मसला ये हिंदू धर्म के लोग जाने, जो गुरुजन हैं, और मुस्लिम समाज के लोग जो मुस्लिम गुरु हैं वो जाने। पॉलिटिकल आदमी का काम ये नहीं है कि वो कह दे कि अब छठी मैया का पूजा होता है, कौन बंद कर देगा? छठी मैया का पूजा बंबई में भी होता है, अब बिहार में भी होता है, यूपी में होता है, और कहीं नहीं होता है, तो कौन बंद कर देगा छठी मैया का पूजा? उसमें थोड़ी जा रहा है यूसीसी, कोई नहीं बंद कर पाएगा। सुमैया जी, कोई कानून ले आइए आप, जो कानून इस देश में आएगा उसका हम स्वागत करते हैं, और अगर उसमें कमी है तो उसको हम उजागर करेंगे कि ये कमी दूर करिए, बाकी सब ठीक। बहुविवाह जैसी कुरीति पर डायरेक्ट सवाल मैंने उनसे कहा था, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी कुरीतियां हैं तो वो स्वागत करते हैं समान नागरिक से। देश में एक कानून से हर नागरिक चले, इसमें क्या बुराई हो सकती है? एक सिंपल लॉजिक पर अगर सबका विश्वास बने कि हर नागरिक पर एक ही कानून लागू होगा, मजहब के आधार पर अलग अलग नहीं, इसमें क्या गलत है? इसमें कस्टम्स पर, आपकी जो निजी तरीके हैं पूजा करने पद्धति पर, उन सब पर ये तो लागू होना नहीं है। सुमैया जी। अंजना जी, अभी तक तो हम बिल्कुल, अभी तक तो मेरा अपना ये मानना था कि पहले ड्राफ्ट देखते हैं उसमें किन किन चीजों पे रोक है, किन किन चीजों को समान होना है, किन किन चीजों को हम अपनी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके ऊपर सवाल उठा दिया है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसा तो जरूर होगा जो ऑब्जेक्शनेबल होगा। पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की हिमायती नहीं है। खान साहब बहुत बुजुर्ग हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की हिमायती नहीं है, जान लीजिए। साहब आप मेरी बात सुनिए,
पर्सनल लॉ ये बोर्ड को हम नहीं आपकी मानते। अपनी पर्सनल राय हो पर्सनल लॉ सकती बोर्ड है। नहीं मानते, हम पर्सनल लॉ कुरान को बोर्ड, मानते हैं, हदीस को मानते हैं। अरे आप नहीं मानते, बिल्कुल आप कल को पर्सनल लॉ बोलेंगे बोर्ड इस्लाम गुमराह को नहीं करता है मानते तो मुसलमानों इस्लाम को। थोड़ी खत्म हो पर्सनल जाएगा। लॉ बोर्ड गुमराह करता है आप मुसलमानों देश को। के कानून की दुहाई चैलेंज के दीजिए, साथ मैं कह रहा लेकिन हूं, कम से जो कम लोग पर्सनल लॉ बोर्ड को मानते हैं वो जाहिल हैं। आप जाहिलियत दिखाई देती है। तार्किक बात पर्सनल करिए लॉ खान बोर्ड साहब, होता है। तार्किक बात करिए, तार्किक करिए। जिसमें तर्क पर्सनल हो। लॉ बोर्ड हमारा मालिक है, हमारा माई बाप है वो। पर्सनल लॉ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड। अंजना जी इनको ठीक है खान साहब, खान डाउन साहब, कराइए तो मैं बोलूं ठीक है खान जो आपने साहब, सवाल किया है। खान साहब आपने अपनी आपत्ति जता दी, बार बार नहीं नहीं, बोलना। गलत बात कर रही है बैठ करके। पर्सनल लॉ बोर्ड क्या होता है? अरे उनको अपनी बात तो कहने दीजिएगा ना। मतलब हम आपकी मर्जी की बात बोले, आप ये चाहते हैं का फैसला करेगा कितनी शादियों में पैसा आप कौन होते हैं बुजुर्ग साहब कि हम आपकी मर्जी की बात बोलेंगे? ठीक है, सबकी आवाज बंद कर दीजिए। सुमैया जी, मेरे बस एक प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए। क्या बहु विवाह खत्म हो तो अच्छा नहीं होगा? सिंपल क्वेश्चन है आपसे। बहु विवाह मैंने आपको इससे पहले इतनी बड़ी डेफिनेशन बताई कि किन कंडीशंस में होनी चाहिए, उनके पीछे क्या है और कैसे आगे उसको फॉलो अप किया जाएगा। वो सारी चीजें अगर कोई कर सकता है तो ही उसको करने की इजाजत है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक चीज, दूसरी चीज वो बता रहे हैं अभी यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बैठे कि खान साहब जो हैं कि इस्लाम कहता है कि जो आप जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उसके कानून को फॉलो करें, बिल्कुल फॉलो करें। तो खान साहब अगर यूसीसी में यह आ जाता है कि मुसलमान दफन होकर जलाए जाएंगे तो क्या ये उसका स्वागत करेंगे? खान साहब मुझे बता दें अब जरा। आप डराने लगी, फिर वही काम कर रही है। क्यों आप ऐसे कस्टम्स पर तो उसका प्रोरोगेटिव है ही नहीं। मैं डरा नहीं रही हूँ, ये डरा रही है आप। मैं तो उनसे उन्हीं के सवाल का जवाब मांग रही हूँ। मैं तो उनसे उन्हीं के सवाल का जवाब मांग रही हूँ। अंजना जी, मैं तो उनके सवाल का जवाब मांग रही हूँ कि मुझे बता दें कि उस पर भी रेडी हो जाएंगे। टाइम खत्म हो रहा है। और अगर इस देश का मुसलमान क्या है वो संविधान में लाएंगे। खान साहब, मुसलमानों को कौन मना कर सकता है नमाज पढ़ने के लिए? शहीद हो जाइए नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन कानून मुसलमान को अगर रोकता है तो हम उस कानून को नहीं मानते हैं। कानून को अगर कानून रोकता है कि हम इबादत ना करें, हम उस कानून को नहीं मानते हैं। पठान साहब एक लाइन आप जवाब दे दीजिए ना। आपके वालिद साहब ने कहा था कि योगी आ जाएंगे तो मैं खान साहब को जवाब देना चाहूंगा। खान साहब, आप जो यूसीसी की तारीफ कर रहे हो ना, सुन लीजिए बात। इब्तिदाई इसके रोता है क्या? आगे आगे देखिए इस कानून से होता है क्या? अरे हमारे देश में क्यों नहीं आ सकता? आपकी दुकान तो मिस्टर पठान यही डर पे, आपकी तो दुकान ही डर पे चलती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।